नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दीपावली की सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का परिवार मंगलमय हो। आज हम आपको लेके चलते हैं खींवसर में। खींवसर में राजनीतिक विश्लेषकों का और विश्लेषण सभी का जमावड़ा सा लगा हुआ है। विश्लेषक तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के इस बार चुनौती है। विश्लेषण ये कहता है कि चुनौती हनुमान बेनीवाल के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि मेरे घर में आप लड़ाई मत करवाइएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार हनुमान बेनीवाल के मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे शब्द निकल रहे हैं तो चिंता का विषय हनुमान बेनीवाल के लिए है। अब यहाँ पर भजनलाल शर्मा की वो एक यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक सोच, जहाँ कहते हैं भजनलाल शर्मा जैसे झुंझुनू में जो किया, बबलू चौधरी को जैसे कन्वर्ट किया, या अन्य जगहों पर हम देख चुके हैं, तो ऐसी जगहों पर भजनलाल शर्मा अपना उदाहरण देते नजर आते हैं कि भाई पार्टी से बगावत मत कीजिए, मैं कहाँ था और अब इस वक्त कहाँ हूँ मैं। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता होता है उनको भी समझ में आता है कि भाई भजनलाल शर्मा दबी जुबान में कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं, और अगर हमने बगावत की तो हम शायद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कभी काम कर नहीं पाएंगे और निष्कासित कर दिए जाएंगे, वो अलग होगा। इसलिए भजनलाल शर्मा का ये टोटका हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं काम आता है। परंतु हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया है कि भाई एक बार भाई को जिता दिया, मुझे भी जिता दिया, लेकिन इस बार अगर आपने कनिका बेनीवाल को नहीं जिताया तो हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी। वो कहेगी कि भाई को जिता दिया, खुद जीत गए, लेकिन मुझे क्यों हरा दिया, मुझे हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। इसलिए भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे घर में आप लड़ाई मत करवाइएगा। तो जाहिर सी बात है, हनुमान बेनीवाल अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि अब वो उस स्तर तक आ चुके हैं जिस स्तर तक हनुमान बेनीवाल को जाना चाहिए। हम, अगर आपको याद हो तो एपिसोड शायद 829 में ये बता चुके हैं कि भाई की राजनीति बचाना बेहद ज़रूरी था। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपने दिमाग का काम लिया और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपने भाई को इस बार चुनावी रण में नहीं उतारा, लेकिन वहीं पर कनिका बेनीवाल को चुनावी रण में उतार दिया। अगर हार भी जाती है कनिका बेनीवाल तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति भाई की जिंदा रखना बेहद ज़रूरी था। अगर यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के भाई को उतारा जाता और हनुमान बेनीवाल के भाई अगर हार जाते तो जाहिर सी बात है उनकी राजनीति को खतरा था, उनकी राजनीति को लगभग एक ख़त्म होने का पूरा चांस था कि जनता उनसे दूर भाग जाती। लेकिन अभी उनका वर्चस्व जिंदा रखना था, तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने ये चाल चली हो कि भाई कनिका बेनीवाल को खड़ा कर देते हैं। एक तो महिला कार्ड हो गया, महिला कार्ड खेलना हनुमान बेनीवाल पहले से भी जानते हैं, और दूसरा हनुमान बेनीवाल की धर्म पत्नी है तो ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी 4-5 एक रणनीति बना करके पेश किया गया है और शायद ये सही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भजनलाल शर्मा जो है वो एक दबे आवाज़ में कुछ मतलब बड़ा संदेश दे जाते हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोग संगठित करने का। भजनलाल शर्मा की एक खूबी ये है कि वो सीएमओ में बैठे, वहाँ बैठे एक छोटे से कार्यकर्ता को फ़ोन करते हैं, उसमें ऊर्जा का संचार करते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी खास बात है जो हर किसी मुख्यमंत्री में नहीं होती, जो हर किसी एक सीएम में नहीं होती। ये उनमें बहुत खास बात है कि भजनलाल शर्मा हर किसी को फ़ोन कर देते हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता को फ़ोन कर देते हैं। अब यहाँ पर विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद पर हैं और अगर वो एक छोटे से कार्यकर्ता को फ़ोन करते हैं तो इससे उनकी गरिमा पर इफेक्ट पड़ता है और उस कार्यकर्ता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर सीएम पद पर अगर कोई व्यक्ति विराजमान है और अगर वो छोटे से कार्यकर्ता को फ़ोन करता है तो उसमें ऊर्जा का संचार तो बेहद महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन उसकी सोच में भी बदलाव होता है। हनुमान बेनीवाल क्या करते हैं? हनुमान बेनीवाल भीड़ के साथ चलते हैं, काफिले के साथ चलते हैं। उन्होंने जो राजनीति की शतरंज का जो जिसको खिलाड़ी माना जाता है, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को डिकोड किया है। वो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी नेता पर खुलकर बोले, चाहे वो भजनलाल शर्मा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो। एक समय मोदी, अमित शाह, हनुमान बेनीवाल ये सब साथ हुआ करते थे। और ये भी आपने सुना होगा एक इंटरव्यू के दौरान कि अमित शाह जो हैं वो
पार्टी के दूसरे जो नेता हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, उनको लात मारते हैं, उनको गालियां बकते हैं। ऐसा आपने एक इंटरव्यू सुना होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल को जब पूछा गया कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। हनुमान बेनीवाल के इस कथन से आप क्या मानते हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि हनुमान बेनीवाल के जो मन में आता है वो करके दिखाते हैं। जो आ गया मन में वो करेंगे। दबना किसी से नहीं है, किसी के बाप से नहीं रुकना, किसी के बाप से नहीं डरना। कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि क्या होना है क्या नहीं होना, चाहे वो देश का गृह मंत्री हो या फिर देश का प्रधानमंत्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की एक साफ सोच है कि सही दिशा में जाना, सही दिशा में काम करना और सही दिशा में अपने अलगाव को पैदा करना। ये सारी चीज़ें मिलकर के एक तरह से पूरा प्रिपेयर कर देता है राजनीति के प्लान को, राजनीति के पोस्टर को। कई आपने हनुमान बेनीवाल के भाषणों में ये भी सुना होगा कि हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि भाई मैंने नागौर को जना दिया कहाँ, नागौर को जानने लग गए पूरे देश भर में और खींवसर को जानने लग गए पूरे प्रदेश भर में। ये कहीं ना कहीं उनके विकास का वो डंका बोलता है, जिसकी वजह से आज हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय हैं। और आपने देखा होगा संसद के अंदर जो 2 लड़के घुस आए थे, उसके अंदर इतने सांसद बैठे हुए थे, लेकिन उसमें से जो पिटाई और धुनाई करने वाला जो व्यक्ति था वो हनुमान बेनीवाल था। ये आप सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, पुरानी क्लिप्स आप निकाल करके देख सकते हैं कि संसद के अंदर जो व्यक्ति हाथ से जो धुनाई करने वाला था, पीटने वाला था, वो हनुमान बेनीवाल था। हनुमान बेनीवाल उस वक्त काफ़ी सुर्खियों में और काफ़ी चर्चा में रहे थे। इसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी का एक वो बयान आपको शायद याद होना चाहिए, जिसमें भूंगरा गैस त्रासदी हुई थी। उसके अंदर हनुमान बेनीवाल ने सदन के अंदर आवाज़ उठाई थी। और रविंद्र सिंह भाटी उस वक्त कोई खास करिश्माई नेता नहीं थे, अभी बने हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर भूंगरा गैस त्रासदी की आवाज़ हनुमान बेनीवाल ने नहीं उठाई होती तो शायद आज ये मुद्दा इतना चर्चित नहीं होता और इतना लाभ नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में सारे नेता हनुमान बेनीवाल की भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं। अब मान प्रतिष्ठा का सवाल है कि हनुमान बेनीवाल इस बार जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अपनी धर्मपत्नी को एक दीपावली का नया तोहफा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो जिस हिसाब से समीकरण कहता है, एनालिसिस ये कहता है, काफ़ी विश्लेषक वहाँ पहुँचे हुए हैं, काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, अलग अलग राय आपके सामने आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट ये है कि हनुमान बेनीवाल जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं उस हिसाब से अभी जीत की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार लेवल है। और उनकी जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत ही मज़ेदार टीम है। और किसी भी गांव में अगर कोई भी पत्रकार अगर जा रहा है, रिपोर्टर अगर जा रहा है और वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा है, तो भाई उसमें से एक ही रेसा निकल के आ रहा है कि यार चाहे 1 वोट से जीते लेकिन हनुमान बेनीवाल जीतेगा। ये हनुमान बेनीवाल की बॉडी लैंग्वेज बयान करती है। मतलब ये एक उनकी, जैसे हमने बताया कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, उनके लोग काफ़ी गलतियां करते हैं, गाड़ी तेज़ रफ्तार में चलाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल को दबने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहते तो फ़ोन पे समझा सकते थे, वो चाहते तो गाड़ी के अंदर बैठ के समझा सकते थे, लेकिन ऐसा हनुमान बेनीवाल ने नहीं किया। भरे मन से उनको डांटा, भरे मन से उनको कहा, ये बात सार्वजनिक की कि भाई मेरी पार्टी के लोग हैं जो इतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलाते हैं। तो ये समीकरण है, जो समीकरण कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, ऊँट किस करवट बैठता है राजनीति में कोई पता नहीं होता, लेकिन अभी जो फिलहाल लग रहा है वो यही है कि हनुमान बेनीवाल का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। जो दूसरे नेता है उनमें इतना दिखाई नहीं दे रहा है। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, रब्बा खैर शब्बा कर।